अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज से बहुत साल पहले जब मुस्तफ़ा कमाल नए नए नाज़िम बने कराची के, तो मेरी उनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुलाकात थी, क्योंकि मैं उनके ऊपर एक प्रोग्राम कर रहा था। मैं उनके ऊपर एविडेंसेस निकाल रहा था कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो हमने मुस्तफ़ा कमाल को दावत दी। हमने कहा जी आप लाहौर में आइए, हमारे स्टूडियोज़ में आइए, आपका हमने इंटरव्यू करना है। उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप कराची आ जाएं और सड़कों पे करते हैं प्रोग्राम, लोगों से करके पूछते हैं, ताकि आपको फर्स्ट हैंड खुद से लोगों से पता चल जाएगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड ऑफ़र। आई एक्सेप्टेड द ऑफ़र और हम गए वहाँ पे। तो उस वक्त कराची में हर सड़क खुदी हुई थी और मुस्तफ़ा कमाल का नाम लोगों ने रखा हुआ था सैयद मुस्तफ़ा खुदाल, जिसने हर सड़क को खोद के रख दिया था। लेकिन यानी सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक, दूसरा दिन, दूसरी शाम, 2 दिन हमने वहाँ पे पूरे कराची में हमने शूट किया। और हमने सोचा कि कहीं से तो हमें लोग मिल जाएं कि जो इसकी बुराई करें। फिर हमने कहा शायद ये MQM की वजह है, MQM के डर और खौफ से लोग मुस्तफ़ा कमाल की बुराई नहीं कर रहे। हमने मुस्तफ़ा साहब को छोड़ दिया और उनके अलावा हम निकले। और तीसरे दिन जब हमने किया तो कराची में एक भी शहरी ऐसा नहीं था जो मुस्तफ़ा कमाल पे उंगलियां उठाता था। हत्ता कि उनके जो बदतरीन सियासी हरीफ थे वो भी उनकी तारीफ़ करने के यानी समझ रहे थे कि वो उन्होंने सही काम किया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसा कौन सा काम किया? ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने बड़ा सोचा कि मुस्तफ़ा कमाल में और दीगर लोगों में क्या फ़र्क था। कुछ लोग कहते हैं कि ये MQM की वजह से उनमें बड़ी ताकत थी और वो अपना काम करवा गए जो उन्होंने करवाया। ये लोग बिल्कुल फिर कराची की सियासत को नहीं जानते। मुस्तफ़ा कमाल से पहले MQM के फ़ारूक सत्तार भी कराची के मेयर रह चुके हैं, लेकिन शायद आपको याद भी ना हो कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कोई काम नहीं किया कराची में। कराची को हमेशा लोगों ने इस्तेमाल किया पैसा कमाने के लिए। कराची एक सोने की चिड़िया रही है। जो भी गया वहाँ पे मजदूरी करने गया, पेट पालने गया, पैसा बनाने गया, घर भेजने के लिए गया। मुस्तफ़ा कमाल वॉज द फर्स्ट सन ऑफ द सॉइल जिसने कराची को ओन किया। उसने कहा ये मेरा शहर है, मैं यहीं का हूँ। और उस वक्त उन्होंने कराची की काया पलट दी। अब जब वो पाकिस्तानी सियासत में उन्होंने दोबारा कदम रखा तो एक दबंग किस्म का कदम रखा, एक कमाल एंट्री की, ऐसी एंट्री कि बड़े बड़ों को नसीब नहीं होती। 30 दिन बनने के बाद मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों ने जो कराची में एक तारीखी जलसा कर दिया, वो बज़ाते खुद स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए एक आई ओपनर है। अ वेरी क्विक लुक एट द करियर ऑफ सैयद मुस्तफ़ा कमाल। वॉच दिस। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीर कारवां के लिए। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कराची की सियासत का चमकता हुआ सितारा, जिसके खुलूस और काबिलियत के मोतरिफ उसके मुखालिफिन भी रहे। बकौल मुखालिफिन 90 में टेलीफोन ऑपरेटर रहने वाला ये शख्स कराची का नाजिम बना और अपनी काबिलियत और इंतजामी सलाहियत का लोहा मनवाया। फिर सेनेटर मुंतखब हुआ, मगर जब देखा कि अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना हिस्सा नहीं डाल सकता तो सीट को ठुकरा कर दुबई चला गया। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जब मैंने निजामत छोड़ी मेरे पास 1 इंच की जमीन जो है वो शहर में उस दौर में ली हुई नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल की नाज़मियत का दौर कराची का सुनहरी दौर कहलाता है। ये मुस्तफ़ा कमाल ही था जिसकी शब रोज मेहनत ने कराची का हुलिया बदल दिया। अवामी मसाइल हल होने लगे, सड़कें ठीक होने लगीं और कई अशरों के बाद कराची को ऐसी क़यादत मैसर आई जिसकी नजर आज या कल पर ही न थी, बल्कि आने वाले कल से भी आगे के कल पर थी, जो करप्ट ठेकेदारों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। हर जगह खुद पहुंच जाता, घंटों खड़ा काम की निगरानी करता, जो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन पर यकीन रखता। उसकी इसी आदत ने उसे सारे कराची की मोहब्बत का महवर बना दिया। अवाम की यही मोहब्बत पार्टी रहनुमाओं को खटकने लगी। इतलात के मुताबिक सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अल्ताफ हुसैन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। अगर शख्सी उरूज का लालच होता तो खामोश हो जाते और मामलात को एज इट इज चलने देते। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल बिहार से हिजरत करने वाले खानदान का चश्मो चिराग था। पाकिस्तान की मोहब्बत उसके खून में शामिल थी।
वो पब्लिक ऑफिस में दूसरे लीडरों की तरह रह सकता था। वो पाकिस्तान का दर्द रखता था। दुबई में पाकिस्तान और कराची की याद उसे बेचैन रखती। मुल्की हालात, खुसूसन कराची के हालात उसे सताते। एक वक्त आया कि वो मजीद बर्दाश्त ना कर सका। आप ये रोना रोते हैं टीवी पे, जो शहर की हालात दिखाते, क्या आज हुआ है ये? अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी को दांव पर लगाकर पाकिस्तान वापस आ गया और फिर कायद और इकबाल के नजरियात पर मबनी पाक सर जमीन की बुनियाद रखी। मुस्तफा कमाल सूबाई, लासानी और मजहबी असबियत से पाक पाकिस्तान का ख्वाब रखता है। वो एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब रखता है जहां हर शख्स के लिए आगे बढ़ने के यकसा मौके हों। पाकिस्तान में रहते हुए इन तमाम लोगों को एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए, एक दूसरे के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने से रुकना नहीं चाहिए। हमने भाई को भाई से लड़ाना नहीं है, हम नफरतें खत्म करेंगे, आप और मैं नफरतें खत्म करेंगे और हमने कर दी है। इसी सोच के साथ 3 मार्च को मुस्तफा कमाल अपने साथी अनीस कायम खानी के साथ पाकिस्तान लौटा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन ये डटा रहा। फिर लोगों ने देखा कि लोग आते रहे, कारवां बनता रहा। आज मुस्तफा कमाल और पाक सरजमीन पार्टी पाकिस्तान की सियासत में मजबूत कदमों से उभरती जमात बन रही है। मुस्तफा कमाल अपनी जमात को चारों सूबों की जंजीर बनाना चाहता है। वो खामोशी से अपने काम में लगा है। जिसको इसका पैगाम समझ में आ रहा है, वो इसकी जानिब खिंचे आ रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सैयद मुस्तफ़ा कमाल को कराची का नाज़िम नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए, ये बहुत लोगों के दिल की आवाज़ है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रज़ा हारून, ना सिर्फ एक सीनियर रहनुमा हैं पाक सरज़मीन पार्टी के, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल ने ख़ुद ये बात बताई कि पाक सरज़मीन का नाम जो है वो रज़ा हारून ने चूज़ किया था। और रज़ा हारून भी लंदन में अपना सब कुछ छोड़कर और यहाँ पे आ गए, और कई दिन से, आप 3 दिन से तो लाहौर में हैं। कैसा लग रहा है पंजाब का विजिट? बहुत ज़बरदस्त मुझे। सबसे पहले थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो में आने का। जितना बेबाक तबसरा आप करते हैं और जिस तरीके से आप हक़ाइक़ को सामने लाते हैं, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू। पंजाब जो वेलकम मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्यार मिला है, जो लोगों ने सुना है बैठ के, और मैं हैरान ये हूँ कि मैं सोच रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल भाई के और अनीस कायम खानी भाई के मैसेज को ना सिर्फ समझा है, बल्कि मैं समझता हूँ सब्सक्राइब किया है। और हमें जो इज़्ज़त मिल रही है वो उस मैसेज की वजह से मिल रही है, पाकिस्तानी परचम की वजह से मिल रही है, पाकिस्तानियत की बात करने की वजह से मिल रही है। एंड पीपल आर नाउ कन्विंस्ड, स्पेशली इन पंजाब, कि मुस्तफ़ा भाई जो एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, टूटे हुए दिलों को मिलाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यही चीज़ पाकिस्तान की सियासत में मिसिंग थी। जो सच्चाई नज़र आ रही है उनको, और उसके पीछे तो मुस्तफ़ा भाई की अपनी एक शख्सियत है, क्रेडिबिलिटी है। मैं समझता हूँ वो मैसेज को मोर क्रेडिबल बना रही है। और लोगों में इस तरफ जो मैंने जो नोट किया, और मैं सीनियर लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे मीडिया के दोस्तों से भी मिला, और उनका भी बड़ा शफीकाना अंदाज़ था। बहुत से नए मशवरे भी मिले हमें, अच्छे मशवरे मिले हैं, लेकिन ऑल पॉजिटिव, मुस्बत अंदाज में लोगों ने वेलकम किया है। मैं उसका शुक्रगुजार हूं। एक चीज़ जो लोगों को नहीं पता, और मैं आपके तवज्जुह से चाहूँगा कि लोगों को पता चले, अनीस कायम खानी को अगर आप नहीं जानते तो आपको नहीं पता कि अनीस कायम खानी कौन है। अनीस कायम खानी सिर्फ MQM के सीनियर मोस्ट रहनुमा नहीं रहे, बल्कि वो वाहिद शख्स है जिसके सर पे MQM की पूरी तंजीम जो है, जो तंजीमी ढांचा था, वो चलता रहा। मुझे याद है पहली दफ़ा मैं उस वक्त बड़ी मेरी दोस्ती होती थी MQM के रहनुमाओं से, ख़ास तौर अल्ताफ़ हुसैन से। तो जब मैं लंदन गया तो उनका पंजाब में आने का बड़ा इंटरेस्ट था। तो जितने 5-6 लोग थे MQM के सीनियर रहनुमा, अल्ताफ़ हुसैन ने उनको ड्यूटी लगाई कि जी मुबशर लुकमान के साथ बैठे हो, ज़रा पंजाब के ऊपर आप स्टैटिस्टिक्स लें, इन्फॉर्मेशन लें।
तो अनीस कायम खानी वॉज दी ओनली वन जिसने 10 मिनट के बाद रोक के कहा कि इधर उधर की बातें मत करें, अब ज़रा काम की हमें एक्चुअल बात भी बताएं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो उस शख्स का है वो पाकिस्तान की किसी पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है ऐसा, ये तो मेरा क्लेम है। आप लोगों को बहुत बड़ी एडवांटेज है अनीस कायम खानी की। मैं समझता हूँ बैकबोन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। और एक बात और नहीं जानते लोग अनीस कायम खानी भाई के हवाले से कि लोग उनको तंजीमी नौयत के कामों के हवाले से जानते हैं। मैंने तो सर मीटिंग्स अटेंड की हैं ना, सियासी फैसले भी मैंने उनको करते देखा है और बड़े मुदब्बराना बड़े टफ सिचुएशंस के अंदर। मैंने तो 3 साल उनके साथ बाहर भी गुजारे हैं ना, तो मैंने तो बड़ी करीब से देखा उनको। तो सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है, सियासी ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन के काम के मैं समझता हूँ बैकबोन है वो, फैसला करने की कुव्वत रखते हैं और यही मुस्तफ़ा भाई की क्वालिटी है। और ये जो ड्यू है इन दोनों का, नहीं, मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा में जो गर्मी है ना, अनीस भाई उसको काम करके रखते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट एक वो यिंग एंड यांग वाला कॉम्बिनेशन है। मैं गर्मी भी ठीक, लेकिन मैं उसको एनर्जी, ये ना मुझे कहना, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मुस्तफ़ा अपना जो शोला बयान है, एनर्जी है सर। उस एनर्जी के साथ ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और दोनों की कॉम्बिनेशन जो है, मुस्तफ़ा भाई की लीडरशिप है, मुस्तफ़ा भाई का एक कैरेक्टर है, और उसके साथ जो है इस कैरेक्टर के साथ अनीस कायम खानी साहब का खड़ा होना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही खुशाइंद है। मुस्तफ़ा कमाल वो शख्स था जिसने अरबों और खरबों के चेक साइन किए, कराची में लगाए, और जब अपनी निज़ामत छोड़ी तो उसके पास अपना घर नहीं था जहाँ पे वो शिफ्ट हो सकता जाके। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। और वो अपना घर ढूंढ रहे थे और बिलाखिर उन्होंने घर ख़रीदा। और ये मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा भाई तो हम्बल आदमी है, कभी कहेंगे नहीं ये बात, लेकिन ये जो परसेप्शन वहाँ से दिया जा रहा है ना, उन्होंने घर खरीद कर दिया, ये इंतहाई गलत बयानी है, झूठ है। एक और झूठ सही, अच्छा और सही, हाँ एक और आप सही। अल्ताफ हुसैन से क्या किस बात की सच्चाई की उम्मीद क्यों रखते हैं? हाँ ये भी है, सॉरी लेकिन ये गलत परसेप्शन और गलत बयानी की जा रही है। वहाँ भी मुस्तफ़ा भाई का अपना वो था और सारा का सारा पैसा उन्होंने अरेंज किया था। एक शॉर्टफॉल था जो कि एक लोन की शक्ल में दिया गया था, तो उस पर इतना एहसान जताना नहीं, ज़रूरत नहीं है। एक आदमी ने आपको 5 साल जो क्रेडिबिलिटी दी है, वही तो पोस्टर बॉय था, वही तो उसी पे तो आपने 2008 का इलेक्शन लड़ा और 2013 तक उसी को इस्तेमाल किया आपने। बट रज़ा हारून हमारे साथ हैं और पाक सरजमीन के एक और सीनियर रहनुमा हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वो कौन है वो मैं सरप्राइज़ आपको रहने दूंगा, लेकिन एक बात मैंने ज़रूर कहनी है, ये सारों की ह्यूमिलिटी है, इन सारों की, अनीस कायम खानी हो, अनीस एडवोकेट हों, इफ्तिखार रंधावा हों, ये जितने भी साथी आए हैं इनके साथ वहाँ पे, कोई किसी से कम नहीं है इन लोगों में। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, जिससे इनको काम करते देखा है, सब अपनी अपनी ज़ात में यकता हैं और सब अपनी अपनी ज़ात में कंप्लीट हैं। ये मेरा ख्याल है कि बड़ा इन्होंने एक ऐसा फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए एक फोकल पॉइंट बना के उसको आगे कर रहे हैं और ख़ुद से बैक स्टेज ले रहे हैं। ये भी बड़ा क्रेडिट है आप लोगों का। वैसे सर ये सेल्फलेस होना ही पड़ता है अगर आपको अचीवमेंट जो है अगर मुल्क के लिए करनी है और वतन अगर आपके सामने और पाकिस्तान की बात करनी है, तो फिर सर एवरीथिंग बिकम्स नीचे, प्रायोरिटी में बहुत नीचे आ जाती है। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, मुझे आपके एक ऐसे रहनुमा ज्वाइन करेंगे जिन्होंने 15 साल कैद काटी, कैद बामुशक्कत, बगैर तनख्वाह के। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इफ्तिखार रंधावा साहब ने हमें ज्वाइन किया, 15 साल एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के मेंबर है, 25 साल वैसे इन्होंने जेल काटी वहाँ पे। वेलकम टू खरा सच। क्या आज कैसा लगा आपको? लंदन फ़ोन करके नहीं पूछना पड़ा कि मैं आ जाऊँ खरा सच में कि ना आऊँ? बिल्कुल सही कहा मुबश्शिर भाई, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल के फ़ैसले से पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने सही कहा, ऐसे ही था जैसे कैद काट रहे हैं। और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा भाई के साथ बैठ के, उससे यकीन करें वो पहली रात थी जब पूरी रात सुकून की नींद आई थी, आराम से सोए थे, अपनी मर्ज़ी से सोए थे, अपनी मर्ज़ी से उठे थे। ज़ाहिर 25 साल मुझे हो गए, उस वक्त मेरी मूँछें भी नहीं अभी आई थी। और फिर एक मैं दूर दराज गाँव का रहने वाला था, मेरा कोई मफाद कराची से वाबस्ता नहीं था या एमक्यूएम के साथ वाबस्ता नहीं था। एक अच्छा लीडर, एक उसका सही फ़लसफ़ा समझते हुए, उसके स्ट्रक्चर को अच्छा पार्टी के को समझते हुए उसका साथ देने का फ़ैसला किया और फिर उसका हाथ पकड़ा। उसके बाद
जो मुश्किलें आईं, जेलें काटी मैंने टार्चर सेल सहे, मुकदमात दर बेदर हुआ, मेरी फैमिली ने मुकदमात सहे, लेकिन मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा। इस शख्स ने जो है ना अपना रास्ता बदला और अपनी कौम का सौदा किया, पाकिस्तानी अवाम का सौदा किया, महाजर जिनकी बुनियाद पे ये लीडरशिप कर रहा था उनका सौदा किया और उनको राह के हाथों अपनी अयाशियों की खातिर उनका सौदा किया। बात यह है कि आज आफाक ने भी एक स्टेटमेंट दे दी, उसने कहा कि जी मैं 9-0 जाने को तैयार हूँ। और मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, यानी आज नहीं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे ख़ुद उन्होंने ये कहा था मुझे कि मैं मर जाऊँगा, 9-0 मैं नहीं जा सकता, मुझे दफन कर देना अगर मैं ये कहूँ वहाँ जाने का। अच्छा, उधर में अल्ताफ़ हुसैन का मुझे याद है कि जिस तरह वो आमिर के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे कि हमारे बंदे कत्ल किए, मेरे रिश्तेदारों को उसने कत्ल किया, तमाम मुहाजिरों को कत्ल किया, वो आमिर आके डिप्टी कन्वेनर बन गए, आफाक आकर चले। ये किस किस्म की सियासत है भाई कि खून दे आम आदमी और लीडर बन जाए मैं और आप? बिल्कुल सही बात है। एक तारीख है 1992 से लेकर 2012 तक एक तारीख है, और उस तारीख के अंदर जो सबक पढ़ाया गया, जो कौम को वादे दिए गए, जो कौम को जिस बात पे कौम को राज़ी किया गया 1992 के ऑपरेशन के हवाले से, और जो लोगों की शहादतें हुई वो तो खुला बताया जाता था किसने किए हैं किसने नहीं किए। तो आज क्या कौम ये समझे कि ये 22-24 साल के बाद वो लोग ठीक थे जिन्होंने 1992 में इनको छोड़ा था? साबित तो यही हो रहा है। तो गलत कौन था? अगर ये दोनों वापस आ जाते हैं, और ठीक है सियासत में जो होता है वो जायज़ है, फिर सब ठीक है, तो फिर ये असूल और ये तंजीम और कायद का गद्दार, फलां का गद्दार और डिमका, तो नदीम नुसरत को नहीं निकाला था? और क्या 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 निकाला था? वो नहीं वापस आया। सर निकाला भी था, उन्होंने तो अपना ग्रुप भी बनाया था। ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि 1999 में उन्होंने तो अपना बाकायदा ग्रुप बनाया, जिसका नाम MKM डिसीडेंट ग्रुप था, जिसमें अनवर साहब भी गए थे, जिसमें खालिद मकबूल भी चले गए, जिसमें वासिफ जलील चले गए थे, हमारे दोस्त अनीस भाई भी चले गए थे, अनीस एडवोकेट साहब, और इसके अलावा उसमें अनीस एडवोकेट साहब तो मेरे साथ भी चले जाएंगे, उनको छोड़ दें। हाँ नहीं, वो तो बस साथ चले गए थे। बंदा ये नदीम नुसरत खुद पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी में सख्त इतराफ़ करके गए थे, सख्त एतराज़ करके गए थे, और कोई जबर नहीं था। लंदन में अपना ग्रुप बनाया था उन्होंने। ये तो 2 ग्रुप यहाँ बने थे ना, हाजी शफीक उर रहमान का और हकीकी का। ये नदीम नुसरत ने तो लंदन में ग्रुप बनाया था, तो वहाँ उनको किस बात के इख्तिलाफात थे अल्ताफ साहब से? इफ्तिखार भाई बात पता है क्या, बात यह है कि सब कुछ एक साइड पे, यानी आप तसल्ली तो अपने आप को दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो एक ही बार आने की बात है ना। ये तो बार बार आनी नहीं, दोबारा जवानी आनी नहीं। ये दुख होता है कि अपनी ज़िंदगी के पूरे साल जवानी के एक धोखेबाज के पीछे लगा दिए, रंगबाज के पीछे लगा दिए। डेफिनेटली दुख तो बहुत होता है मुशर्रफ भाई। हमने इस शख्स की सालगिरह कभी नहीं भूले थे, अपने वालिद साहब की सालगिरह हमने कभी नहीं मनाई थी। हमने इसकी बेटी की सालगिरह नहीं भूले, लेकिन अपने बच्चों की सालगिरह नहीं मनाते थे। अगर वो एक दिन होती थी तो हम मतलब इस तरह के फंक्शन हम अपने घर के छोड़ देते थे। हमारी गमी, हमारी खुशी, हमने सब कुछ एक तरफ रख दिया। हमने 25 साल तक ये दिन रात इसको दिया। इसको कदर ही नहीं है अपने लोगों की, इसको कदर ही नहीं है इंसानों की। दुख होता है मुझे बहुत कि मैंने ऐसे शख्स के साथ अपने ये 25 साल दे दिए। और मुझे पता ही, मैं आपको ये तक मुबशर भाई बताऊँ, मैं दुखी ज़्यादा इस बात से भी होता हूँ कि उसके जो उसके कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ेल है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम जो लोग छोड़ के 25-25 साल, 30-30 साल के लोग आ रहे हैं, वो कोई तो वजह है ना। इसमें ये वजह हमारी ज़ाती भी हैं कि हमने इस शख्स को इस तरह टाइम दिया। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, वो पढ़े, वो लिखे, वो बड़े हो गए, उसकी शादी भी हो गई। आप यकीन करेंगे, मुझे जब ये 1.5 साल पहले मैं इनसे अलग हुआ और मैं जब से सब होता देख रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो मैं सिर्फ इसलिए चला गया कि मेरी बेटी थी वहाँ, उसकी बेटी है, तो मैं अपनी उस नवासी में मैं अपने बच्चों का बचपन तलाश कर रहा था। मुझे पता ही नहीं वो कब बड़े हुए हैं। हमने इस तरीके से इसको टाइम दिया, हमारे बच्चे बड़े हो गए और हमारे गमी खुशी हमें कुछ पता नहीं, सब कुछ इसके नाम हमने कर दिया। लेकिन इस शख्स को अपने लोगों की कदर ही नहीं है। आपके मतलब एक ज़ाती बात सवाल करने लगा, माइंड ना करिएगा।
मुझे पता है कि जब आपके बच्चा जो था वो बड़ी शदीद मेडिकल अटेंशन उसको ज़रूरत थी, तो उस वक्त भी आप अपना राब्ता कमेटी के काम जो है वो कर रहे थे जाके, जबकि बच्चा आपके डॉक्टरों के पास था वहाँ पे। तो आई मीन ये कितना पेनफुल सफ़र होगा। देखिए उस वक्त तो मुबशर भाई गुड फेथ था। मेरे बेटे की बड़ी स्पेशल नीड्स हैं, आपको तो पता है, मिले हुए हो, और स्पेशल नीड्स में पेरेंट्स का, दोनों पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि आपकी वाइफ को बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें। बहुत क्रेडिट जाता है बुशरा को, बिल्कुल 100% क्रेडिट जाता है। लेकिन उस वक्त जब हमने ये सब किया था तो एक बड़े अच्छे कॉज के लिए करते थे, बड़े अच्छे जज्बे से करते थे, वाइफ भी साथ देती थी। आज बैठ के हमें दुख होता है कि यार ये टाइम हम बच्चे को ही दे देते हैं। वो टाइम तो बच्चे के लिए देना चाहिए था हमें, क्योंकि जिस लार्जर कॉज की हम सोच के इनका साथ दे रहे थे, इन्हें तो धोखा दे दिया पूरी कौम। लेकिन मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल हो, अनीस काइम खानी हो, आप लोग हों, आपके दीगर साथी हों, अहबाब हों, ऐसा क्या करेंगे कि आइंदा कोई सौलत मिर्ज़ा ना बन सके? एक ही काम है, और वो ये है कि जो बात आज आप कर रहे हैं उसके हसूल के लिए आप तशद्दुद का रास्ता ना इख्तियार करें। पार्टी को सियासी जमात की तरह चलाएं, माफिया और डॉन की तरह ना चलाएं। लोगों को मोहब्बत करके, उनको मोहब्बत देकर अपना बनाएं, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। जब आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि आप माफिया हैं, माफिया के डॉन हैं और मैं नहीं थे कोई नहीं, और ये जो सारा का सारा जो मुझसे नाराज़ हो, देखिए जो आपसे नाराज़ होकर जाता है उसको जाने दें, जमहूरी अंदाज में पार्टी को चलाएं। पाकिस्तान का विज़न है मुस्तफ़ा भाई का, माशाल्लाह सब लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। कहीं मैं नहीं समझता कि किसी के भी जहन में इस तरह की बात है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी। वो तो माफिया स्टाइल और डॉन स्टाइल से उन्होंने चलाए। जिन लोगों के पीछे उन्होंने सारी कैंपेनें चलाई, जो आज उनके पास जाने का कह रहे हैं, ज़रा वो अपना किरदार देखें, माजी का स्टेटमेंट देखें, ज़रा ये देखें, कल की हकीकी आज की एमकेएम बन चुकी है। अब हकीकी कोई नहीं है, अब ये एमकेएम ही हकीकी है। तो सोचें आपने क्या कहा था, आपने क्या किया, आपने शहीदों के खून का सौदा कर दिया। सौलत मिर्ज़ा की फैमिली को मैं मिला हूँ और बड़ा रिसेंटली मिला हूँ, और मुझे मिलकर सिर्फ ये दुख हुआ कि वो बच्चा जो एक्चुअली कोई आर्किटेक्ट बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, कोई डिप्लोमा ले सकता था, कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता था, उसको हमने कातिल बना दिया हमारी सोसाइटी ने। दूसरी बात देखें मुर्शिद भाई कि सौलत मिर्ज़ा की वाइफ का मैंने भी इंटरव्यू सुना, और सौलत मिर्ज़ा का मैंने अपना इंटरव्यू देखा जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखिए उसका कोई बराह रास्त तो कोई झगड़ा था ही नहीं, उसका वो तो बराह रास्त जानता भी नहीं था, उसको तो ना पैसों का लेन देन था, अपना नौकरी का झगड़ा था। उसको तो बकौल तमाम इंफॉर्मेशन के और उनकी बेगम के इंटरव्यू से उनको तो हिदायत मिली, और वो इतने दीवाने थे, इतने जज्बाती थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे। तो यही तो हमारा केस है कि जब आप ब्रेन वॉश करके किसी लड़के के हाथ से जुर्म करा दें, और फिर वो जो जुर्म कर दे तो वो साहब बड़े मजे से बैठकर उसको डिसोन कर दें और ख़ुद पारसा बन के बैठे रहें। और हमारे यहाँ की रियासत, हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्ज़ा को फांसी देता है, अगर सौलत मिर्ज़ा को सज़ा देता है, तो फिर उसके परपिट्रेटर को, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्ज़ा बनाने वाला है, जमहूरियत को बचाने के लिए। सर लेकिन इफ्तिखार रंधावा साहब, मैं कन्विंस्ड हूँ एक बात पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मेरे सामने आया, मैं कन्विंस्ड हूँ कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग अल्ताफ़ हुसैन ने लगवाई और बेगुनाह वहाँ पे बड़ी बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया, और उसके बाद उनकी अनाउंस की हुई रकमें वो भी खा ली गई, वो भी उनके लवाहिकीन को नहीं मिली। बल्दिया टाउन फैक्ट्री के में शहीद होने वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? मुबशर भाई, आप तो बल्दिया टाउन का बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन ये वाक़यात से तो तारीख हमारी भरी पड़ी है। अब वो तो चाहे कस्बा अलीगढ़ हो या पक्का किला हो, मैं लेकिन हाल की बात कर रहा हूँ जिसका एविडेंस हर एक के पास है। मैं कहता हूँ इस सब का इंसाफ एक ही है कि ये जो एक शख्स है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ, और बल्दिया वाला वाक़या और जो इस तरह के वाक़यात, उसका एक ही हल है कि ये जो एक शख्स है जिसने कराची के लोगों का माहौल ऐसा बना दिया है, जहन ऐसा बना दिया है, वहाँ पे जो क्रिमिनल लोग पैदा कर दिए, बना दिए, टारगेट किलर बना दिए, भत्ताखोर बना दिए, उस शख्स का अब कहीं रुकावट होनी चाहिए, अब उसका कुछ हाथ रुकना चाहिए। इसके बगैर कोई हल नहीं है। ये वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, और हम बैठ के
उस वाक़यात में बेचारे जो मारे जाते हैं उनके लिए इंसाफ और इस तरह की डिस्कशन करते रहेंगे। एमक्यूएम के अंदर बहुत अच्छे लोग रहे हैं और अभी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हों, चाहे वो फैसल हों, चाहे वो और लोग हों, बड़े खुशबख्श शुजात हैं, ये बड़े नफीस लोग हैं सारे और पढ़े लिखे लोग हैं। एमक्यूएम में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं अभी भी, सिर्फ थे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल फेल हो गए एक आदमी की हठधर्मी के आगे। तो तालीम कहाँ पे काम आई? नहीं, तालीम नहीं काम आती मुबशिर भाई। देखें, मैं समझता हूँ कि जो स्टेप मुस्तफ़ा भाई ने और अनिल भाई ने लिया, ये ना सिर्फ ये कि बहुत करेजस है, बल्कि मैं तो इसको जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे तो खौफ आ रहा था कि यार कराची शहर में बैठ कर सोचते सब यही हैं। ये जो 90 पर बैठे हैं ना, अगर इनमें से किसी एक आध के अलावा किसी और की कुछ और सोचो ना, तो सर जो चोर की सज़ा, ये गलत बात करते हैं। सब यही सोचते हैं, सब ने हमसे फ़ोन करके यही बातें करी हैं। एक एक नाम आप लेते जाएं प्रोग्राम के बाद बैठकर मुबशिर भाई, मैं बोलता जाऊंगा कि सब यही बात करते हैं। करेज और फर्स्ट स्टेप लेना सर, लीडरशिप वही होती है। तो करेज और फर्स्ट स्टेप जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कैमखानी भाई ने लिया। जो जो बातें वो कर रहे थे उससे ज़्यादा बातें लोगों के दिलों में। तो मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिट उन्हीं दो को जाएगा। और ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, देखें ड्राइंग रूम में बैठकर या इंटेलेक्चुअल तरीके से गुफ्तगू करके ना, आप अपने आप को मुतमईन रखें कि आप वहाँ तक क्यों बैठे हुए हैं। कौम नहीं मुतमईन होने वाली, लोग नहीं मुतमईन होने वाले, पाकिस्तान नहीं मुतमईन होने वाला। ये रॉ वाला मामला जो है ना सर, ये इस पे कोई मुतमईन नहीं होता। इसमें एविडेंस और क्या क्या है, यानी आपकी गुफ्तगू के अलावा? सर मेरी तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है इसमें, मेरे तो हवाले। मेरा पहला हवाला है बीबीसी की रिपोर्ट, दूसरा हवाला है मेट्रोपॉलिटन पुलिस का वो डॉक्यूमेंट जो मर्चेंट साहब का है, तीसरा हवाला है मेरा तारिक मीर साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट, चौथा हवाला है मेरा सर वो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद बरतानवी सफारतकार के पास बैठकर उन्होंने जितनी मतलब। लेकिन क्या वो रिकॉर्ड पे आ गई ये चीज़ जो सफारतकार के आगे की? जी बिल्कुल रिकॉर्ड पे आई। वो तो गले का फंदा बन गया उनके फिर। सर वो मेरे ख्याल में यही तो वो वजह है कि वो समझते हैं कि उनके मामलात कहाँ जा रहे हैं। जो आज ये खबरें आ जाएंगी फलां भी ज्वाइन कर लेगा, फलां भी ज्वाइन कर लेगा, इधर हाथ मारते फिर रहे हैं। देखिए ना, कौम को आकर सच बताएं। मुस्तफ़ा भाई सही कहते हैं, भाई आप कौम को अगर सच बताएं, जब आप एक बरतानवी सफारतकार से कह सकते हैं, आप दुनिया भर को कह सकते हैं, तो अपनी कौम से आगे सच बोले। बरतानवी सफारतकार को इसलिए कह रहे हैं ना कि हम रॉ के वो करते हैं कि वो इंडिया लार्जर इंटरेस्ट के तौर पे उनकी मदद कर ले उनको और वो एसेट समझें। वहाँ यही था और ये भी था कि सर चूंकि उनको तो पता ही चल जाना है, तो इससे पहले कि वो मुझसे आगे पूछे मैं ही उनको बता दूं। तो अगर कहीं खुदा न खास्ता, यानी ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसकी कितनी लिखी है, अल्ताफ़ हुसैन फौत हो जाते हैं बगैर सज़ा हुए, तो ये कितना बड़ा लॉस हो जाएगा? बिल्कुल, मैं इस बात का भी इजाफा करूँ। अभी जो रज़ा भाई कह रहे हैं ये सच्ची बात है। जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं वो 2-3 के अलावा अल्ताफ़ हुसैन के साथ कोई नहीं है, बल्कि वो भी मैं जानता हूँ, मुझसे राब्ते किए उन्होंने। आपसे राब्ते, हमारे जब हम छोड़ के अभी गए नहीं थे तो ये होता था कि उसके बैठ के कोई बुराई नहीं, एक एक बंदा बैठ के अलग अलग बातें कर रहा है। ये जो चीज़ें मुस्तफ़ा भाई या अनीस भाई ने आके की हैं, इससे बड़ी बातें ये सारे लोग हमसे किया करते थे। ये कहीं ना कहीं अपने किसी वजह से अड़े पड़े हैं, इसी सिर्फ अड़े पड़े हैं, अल्ताफ़ हुसैन के साथ नहीं है ये जो लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं। बाकी आपने जो वो लॉस की बात की, तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे। वो कहते हैं होशो हवास में नहीं है, अभी उनको पता नहीं है चल रहा कुछ। हम कहते हैं वो सेहतमंद भी रहें, थोड़ी सी ज़िंदगी भी और हो, ताकि जो उन्होंने किया है ना वो अपनी आंखों से होता देखते। तो ये अल्ताफ़ हुसैन को नहीं पता चलती कि जब भी वो कहते हैं मेरे डीजी ऐसे ही से बात कराओ, तो बाबर गौरी के रिश्तेदार से वो बात करा देते हैं और कहते हैं कि जी उससे बात हो रही है, और वो यानी आदमी क्या कितना कुछ ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया। ये तो एक वाक़या आया जिससे जहनों के मफलूज होने का कौम अंदाज़ा लगा रही है। अब मुबशिर भाई इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर सुनाने लगे तो सारी कौम, हमारा भी साथ सबका मजाक उड़ रहा हो कि ये लीडरशिप है पाकिस्तान की। ये लीडर है जो 34-35 साल से जो है वो बेताज बादशाह बना बैठा था। ये एक वाक़या है, ऐसे ही वाक़यात हैं इस शख्स के। अब मुझे ये बताएं कि मैं एक दफ़ा मिला हूँ सर डॉक्टर इमरान फारूक को, मैं तो उनको शहीद कहूँगा, वो शहीद हैं, यानी जिसको कत्ल किया जाता है तो वो उसका तो वही दर्जा है। और
क्योंकि मैं आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ हिम। बड़ा स्माइलिंग आदमी थे, कम गो थे, बात नहीं ज़्यादा करते Soft थे, spoken. बड़े सॉफ्ट थे, डोसाइल, पोलाइट। लेकिन उनके साथी बताते हैं, आपने भी मुझे बताया था ये, कि हर चीज़ को वो नोट करते थे, डायरी लिखते थे, और मेट्रोपॉलिटन पुलिस को उनकी डायरीज़ मिल गई हैं। उन डायरीज़ में क्या लिखा था, एक ब्रेक के बाद पूछूंगा। रज़ा हारून, इफ्तिखार रंधावा, आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर इमरान फारूक की डायरीज़ में क्या मिला? सर डॉक्टर इमरान फारूक की आदत थी डेली रोज़ाना की डायरी, और बड़े मटिकुलस थे उसके अंदर। वो एक एक चीज़ लिखा करते थे, और जो सुनने में आया है वो यही है कि जो जैसा तारिक मीर साहब का कन्फेशन आपने पढ़ा होगा, इसमें वो जिक्र करते मेरी तारिक मीर साहब से बताते खुद भी बात हुई है, इसी पे कन्फेशन पे, दिक कन्फेशन पे हुई है, और उसको भी उन्होंने टालते ही रहे, नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने तो वो कहा। अरे भाई जो मेरा मतलब ये नहीं था, बियाना नहीं था मेरा, हमारा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब लक्समबर्ग नहीं था, मेरा मतलब जी लाहौर था। नहीं वो तो ठीक है, तारिक मीर भाई वैसे नफीस आदमी है, काम करेगा किसी के लिए वो अलग बात है, लेकिन कहना ये है कि वो चूंकि जिन दोनों का वो जिक्र कर रहे हैं कि 4 अफराद का, डॉक्टर इमरान फारूक भी हुआ करते थे। तो इमरान भाई की तो आदत थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो डायरी लिखते थे डेली की, सुबह क्या खाया से कैसे सो के उठा और रात सोने तक, एक एक चीज़ मेटिकुलसली लिखते थे। और जब उनका मर्डर हुआ है तो जाहिर है उनके घर पे स्कॉटलैंड यार्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो है वो तफ्तीश के तौर पे सुना ये कि सब चीज़ों को लेकर उन डायरियों ने बड़ी मदद की है। ये जो परसेप्शन क्लियर हुआ है लोगों का वहाँ पे तहकीकाती इदारों का, एजेंसियों का, उसमें उन डायरियों की बहुत, क्योंकि सुना ये है कि वो जितने ऐसे दौरे हुए हैं उसकी भी डिटेल उन डायरीज़ के ज़रिए जो है वो तहकीकाती इदारों के पास बरतानिया में मौजूद है। अच्छा जी, आमिर खान का तो मुझे याद है और बड़ा क्लियरली मुझे पता है कि डॉक्टर इशरत अल-अबाद ने बड़ा एक कलीदी किरदार प्ले किया था आमिर खान को MQM के अंदर ले जाने का। पहले जेल में मुलाकातें करवाना, मैसेजेस भिजवाना, फिर एमनेस्टी ऑफ़र करवाना, और फिर उनको वहाँ पे लेके जाना। लेकिन अब इशरत अल-अबाद तो नहीं है MQM में, और MQM उनको अपने अंदर तसव्वुर नहीं कर रही। लेकिन जो MQM के अंदर लोग बताखोर माफिया बैठी हुई है, वो आफाक को आने देगी? उनको नहीं पता आफाक किस नेच का आदमी है, वो क्या करेगा आके? हाँ, असल में जो माफिया बैठी है, अगर वो भी यही काम कर रही है तो ऐसे लोग ही अगर आ जाएंगे तो उनकी कुव्वत में इजाफा हो रहा होगा। और वो बड़े बादशाह जो हैं, जब वो यही काम करवाते हैं, तो अब जब मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कैम खानी, रज़ा और अनीस एडवोकेट, ये सब हम लोग अगर ऐसे लोगों को जाना है तो बाकी फिर इन्हीं लोगों की जगह बचेगी ना, इन्हीं को लेकर आना है, क्योंकि करना तो धंधा है ना, जो धंधा करते आए हैं। और अब भी ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिनसे अपनी अयाशियों के लिए धंधे करवाने हैं। सुना जी, PTI के बहुत से लोगों ने आपसे रब्ता कर लिया, आज कुछ तो मुझे सच बता दें, आपने भी सच तो बोल लें एक दफ़ा। सर वो है, रब्ता तो है, लेकिन इशू ये है कि चूँकि अभी तक वो मुख्तलिफ PTI ही नहीं है, बहुत सी जमातों के लोग हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, लेकिन चूँकि अभी तक उन्होंने वो पार्टीज़ छोड़ी नहीं है बाकायदा, तो उनका नाम लेकर कल को उनका फैसला चेंज हो गया मैं यहाँ नाम ले दूँ नहीं। लेकिन ये सही है कि PTI पंजाब के सीनियर रहनुमाओं ने 2 ने आपसे रब्ता किया, तो खरा सच हो गया है, तो मेरा सच हो गया है। तो जवाब हाँ में या ना में? मैं सर पास कर दूंगा आपके सवाल को। अच्छा, लेट मी रीफ्रेज इट। PTI के एक और एग्जिस्टिंग MPA आपको ज्वाइन करने वाले हैं। सर ये न्यूज़ है मेरे लिए, लेकिन ये आप चूँकि आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ। रज़ा हारून, इफ्तिखार रंधावा, वेलकम वंस अगेन टू पंजाब। अपना मुल्क है, आप लोगों के अपने लोग हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐसी अपोजिशन बनाएंगे कि जो नफ़रतों से और ज़ात से और ये मज़हब से बालातर हो के पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए काम करेगी। हम आपकी सियासत से डिफ़र कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, लेकिन आपका राइट है एग्जिस्ट करना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।